नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, ये जानने कि कैसे एक किताब का धुंधला सा विचार, एक आइडिया, आखिरकार एक पूरी पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल लेता है। और ख़ास तौर पर हम नॉन फिक्शन यानी गैर काल्पनिक किताबों की बात करेंगे। हमारे सामने कई बेहतरीन स्रोत हैं, जैसे नायरा पब्लिशर्स, नाउ नोवेल, स्क्राइब मीडिया और द राइट प्रैक्टिस। इनकी गाइड से जानकारी ली है हमने। हमारा मकसद सीधा सा है, इन सब में से सबसे ज़रूरी, सबसे काम की बातें निकालकर आप तक पहुंचाना, ताकि अगर कोई किताब लिखने की सोच रहा है तो उसे एक साफ रास्ता दिखे। ये सोचने वाली बात है ना, कितने सारे लोग मन में रखते हैं कि किताब लिखेंगे, पर असल में पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहीं पर एक सही प्रक्रिया, एक प्रोसेस का महत्व समझ आता है। तो चलिए इसी प्रक्रिया को जरा खोलते हैं। ना का इंतजार करते हैं, जबकि असली चाबी तो अनुशासन में है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मानसिकता, माइंडसेट। स्क्राइब मीडिया एक बड़ी खरी बात कहता है। वो कहते हैं पहले से मानकर चलिए कि किताब लिखना मुश्किल होने वाला है, ये थकाएगा, उलझने पैदा करेगा और कभी-कभी तो मतलब भावनात्मक रूप से निचोड़ भी सकता है। तो प्रेरणा के भरोसे मत बैठिए, अनुशासन ही काम आएगा। और अनुशासन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे करना है। इसका मतलब है एक ठोस ढांचा बनाना। जैसे लिखने के लिए रोज एक तय समय चुनना और एक तय जगह, रोज, बिना नागा। स्क्राइब मीडिया और निरा पब्लिशर्स दोनों ही एक छोटा संभालने लायक लक्ष्य रखने की सलाह देते हैं, जैसे रोज सिर्फ 250 शब्द लिखना। अब ये सुनने में शायद बहुत कम लगे, है ना? हाँ, 250 शब्द तो मुश्किल से एक पन्ना हुआ। लगता है कि भाई इससे क्या ही होगा। यही तो बात है। स्क्राइब का हिसाब कहता है कि इस धीमी मगर नियमित रफ्तार से भी आप सोचिए, लगभग 4 महीने में 30,000 शब्दों का पहला ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। ये जो रोज की छोटी छोटी जीतें हैं ना, यही आपको गति देती हैं, आदत बनाती हैं, जो कभी कभार आने वाले बड़े प्रेरणा के झोंकों से कहीं ज्यादा टिकाऊ है, भरोसेमंद है। अच्छा, तो मानसिकता ठीक रखनी है और एक तय शेड्यूल बनाना है। ये तो हो गई नींव। अब आते हैं उस चिंगारी पर, यानी किताब के विचार पर। नायरा और नॉन-नोवेल दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि विचार एकदम केंद्रित होना चाहिए, फोकस्ड, और साथ ही उसमें इतनी गहराई भी हो कि उस पर पूरी किताब बन सके। नायरा का सुझाव है कि खुद से ये सवाल जरूर पूछें, ये किताब असल में कौन सी समस्या हल कर रही है और ये लिखी किसके लिए जा रही है, पाठक कौन है। बिल्कुल सही कहा। और इस विचार को तराशने के लिए, उसे पैना बनाने के लिए नाउ नोवेल और दूसरे स्रोत कुछ अच्छे तरीके बताते हैं। 2 तरीके मुझे खास तौर पर बहुत उपयोगी लगते हैं। पहला, अपने विचार को एक वाक्य की लॉग लाइन में ढालना। ये फिल्मों में बहुत होता है। जैसे नाउ नोवेल ने स्टीफन किंग की द इंस्टीट्यूट का उदाहरण दिया कि खास काबिलियत वाले बच्चों को अगवा करके एक ऐसी संस्था में रखा जाता है जहां बेरहम कर्मचारी क्रूर तरीकों से उनकी प्रतिभा निचोड़ने की कोशिश करते हैं। एक वाक्य में ही सार आ गया। एक वाक्य में सार। और दूसरा कारगर तरीका? दूसरा है एक वाक्य का आधार वाक्य, या जिसे प्रेमिस कहते हैं, वो बनाना। इसकी बात द राइट प्रैक्टिस और न्यायरा पब्लिशर्स भी करते हैं। न्यायरा का तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। यह किताब एक्स तरह के पाठक को वाई समस्या हल करने में जेड तरीके से मदद करती है। ये लिखने वाले को जबरदस्त स्पष्टता देता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या और किसके लिए लिख रहे हैं। इसके अलावा माइंड मैप बनाना या फ्री राइटिंग जैसी तकनीकें भी हैं, वो भी विचार को फैलाने में, गहरा करने में मदद करती हैं। द राइट प्रैक्टिस एक और बहुत ज़रूरी बात सामने लाता है, खासकर नॉन फिक्शन लेखकों के लिए, कि प्रकाशन का रास्ता, पब्लिशिंग पाथ, थोड़ा जल्दी तय कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब पारंपरिक प्रकाशन और स्व प्रकाशन में इस शुरुआती स्टेज पर क्या फ़र्क आ जाता है? ये वाकई बहुत बहुत अहम नुक्ता है। वजह यह है कि पारंपरिक प्रकाशक, मतलब जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, वो अक्सर किताब पूरी लिखे जाने से पहले ही एक डिटेल्ड बुक प्रपोजल देखना चाहते हैं। इस प्रपोजल में सिर्फ किताब का आइडिया या सार नहीं होता, उसमें आपका आधार वाक्य, पूरी रूपरेखा यानी डिटेल्ड आउटलाइन, कुछ सैम्पल चैप्टर्स और एक बहुत ज़रूरी चीज़ शामिल होती है, लेखक का प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, इसका क्या मतलब है, यहाँ थोड़ा समझाएंगी? प्लेटफॉर्म यानी आपकी पहुंच, आपका प्रभाव क्षेत्र। क्या आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसमें आपकी कोई पहचान है?
क्या आपके सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर, पॉडकास्ट के जरिए या ईमेल लिस्ट में अच्छे खासे लोग आपसे जुड़े हैं? पारंपरिक प्रकाशक ये जानना चाहते हैं कि लेखक खुद भी किताब को बेचने में, प्रमोट करने में कितनी मदद कर सकता है। अगर लेखक का प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है, मान लीजिए 10,000 या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, तो पारंपरिक प्रकाशन मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्वप्रकाशन यानी सेल्फ पब्लिशिंग एक ज़्यादा व्यावहारिक रास्ता हो सकता है। हाँ, संस्मरण या मेमोयर के मामले में ये थोड़ा अलग हो सकता है। वहाँ कई बार प्रकाशक पूरी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट देखना पसंद करते हैं। समझ गया। तो पब्लिशिंग का रास्ता ध्यान में रखना है, ठीक है, चाहे वो पारंपरिक हो या सेल्फ पब्लिशिंग। अगला बड़ा कदम तो किताब को एक ठोस आकार देना है, यानी उसकी संरचना, उसका ढांचा तैयार करना। नायरा इसे किताब की रीढ़ की हड्डी कहता है, और स्क्राइब मीडिया तो यहां तक दावा करता है कि एक अच्छी रूपरेखा मतलब आउटलाइन राइटर के ब्लॉक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। राइटर ब्लॉक मतलब जब कुछ लिखा ना जाए। बिल्कुल। रूपरेखा एक नक्शे की तरह काम करती है, जो आपको भटकने से बचाती है, और इसे बनाने के भी कई तरीके हैं। नायरा पब्लिशर्स का सुझाव है कि आप मुख्य हिस्सों या अध्यायों की एक मोटी रूपरेखा बना सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो कागज के इंडेक्स कार्ड्स यूज करें या डिजिटल नोट्स बना लें। नाउ नोवेल माइंड मैप या फिर गूगल शीट जैसे स्प्रेडशीट टूल इस्तेमाल करने का भी सुझाव देता है। लेकिन क्या ये रूपरेखा एकदम पक्की होनी चाहिए, पत्थर की लकीर जैसी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेखक इसमें बंद कर रह जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। स्क्राइब साफ कहता है कि रूपरेखा का मकसद आपको बांधना नहीं बल्कि दिशा देना है, गाइड करना है। लक्ष्य ये है कि हर अध्याय के लिए आपके पास जरूरी विचार और मुद्दे हों, ताकि जब आप लिखने बैठें तो आपको पता हो कि किस तरफ जाना है। ये पूरी तरह लचीला हो सकता है। लिखते समय अगर नए विचार आते हैं या आपको लगता है कि क्रम बदलना चाहिए, तो आप बेशक बदल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। स्क्राइब मीडिया और द राइट प्रैक्टिस ने परिचय मतलब इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की रूपरेखा पर भी खास जोर दिया है। परिचय के बारे में स्क्राइब का कहना है कि इसका काम सिर्फ किताब का सार बताना नहीं है, ये तो बहुत अहम लगता है। हाँ, और अक्सर लेखक यहीं चूक जाते हैं। एक दमदार परिचय पाठक को पहले पन्ने से ही पकड़ लेता है। ये पाठक की जरूरत या समस्या को सामने लाता है। ये वादा करता है कि किताब पढ़कर उन्हें क्या फायदा मिलेगा। ये लेखक की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी स्थापित करता है, और सबसे जरूरी, ये उन्हें आगे पढ़ने के लिए उत्साहित करता है। ये पाठक के मन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देता है। मुझे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? सिर्फ ये बता देना कि किताब किस बारे में है वो काफी नहीं है। और निष्कर्ष के बारे में क्या कहा गया है? उसे कैसे प्लान करें? और पाठक को आगे के लिए कोई दिशा देना, जिसे कॉल टू एक्शन कहते हैं। जैसे सीखी हुई बातों को कैसे इस्तेमाल करें या और जानकारी के लिए कहाँ जाएं। स्क्राइब एक जरूरी बात कहता है कि निष्कर्ष में कोई भी नई जानकारी या नया विचार नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये किताब का सबसे छोटा अध्याय होना चाहिए, जो एक संतोषजनक अंत दे और सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से समेट दे। अच्छा, संरचना और रूपरेखा के साथ साथ स्क्राइब मीडिया अध्यायों के लिए समय सीमा, डेडलाइन तय करने की भी सलाह देता है। अंदाजन प्रति अध्याय 1 से 4 हफ्ते। और एक और दिलचस्प सुझाव जो स्क्राइब और द राइट प्रैक्टिस दोनों देते हैं, वो है किताब लिखने की अपनी योजना की सार्वजनिक घोषणा करना, सबके सामने बताना। सार्वजनिक घोषणा मतलब फेसबुक पे या दोस्तों को बता देना। राइट। इसका क्या फायदा? इसका फायदा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर बता देते हैं कि आप किताब लिख रहे हैं और कब तक पूरा करने का इरादा है, तो आप पर उसे पूरा करने का एक बाहरी दबाव बनता है। ये आपको टालम टोल करने से रोकता है। द राइट प्रैक्टिस तो इससे भी एक कदम आगे जाने की सलाह देता है। वो कहते हैं कि हर डेडलाइन चूकने पर खुद के लिए एक परिणाम या सजा तय करें। कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, जैसे अपने पसंदीदा शो का 1 हफ्ता मिस करना या किसी दोस्त को पैसे देना। उनका तर्क बड़ा मजेदार है। ऐसा करने से न लिखना लिखने से ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक लगना चाहिए। वाह, ये तो मतलब काफी सख्त अनुशासन वाली बात हो गई। खैर चलिए अब आते हैं असली काम पर, पहला ड्राफ्ट लिखने पर। स्क्राइब मीडिया ने इसके लिए एक बड़ा ही यादगार और शायद थोड़ा अजीब लगने वाला शब्द इस्तेमाल किया है, वॉमिट ड्राफ्ट। वॉमिट ड्राफ्ट, इसका क्या मतलब है? हाँ, शब्द थोड़ा अटपटा जरूर है, पर इसके पीछे का जो विचार है वो बहुत शक्तिशाली है।
वॉमिट ड्राफ्ट का मतलब है खुद को खराब लिखने की, बेझिझक लिखने की पूरी इजाजत देना। ये मान लेना कि पहला ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होगा, वो अधूरा होगा, कच्चा होगा, और सच कहूं तो शायद बहुत खराब भी होगा। स्क्राइब ने लेखिका बारबरा किंगसोल्वर का हवाला दिया, जो कहती हैं कि पहला ड्राफ्ट घटिया होना ही चाहिए। यहाँ मकसद कलाकारी दिखाना नहीं, बल्कि विचारों को बस कागज पर उतारना है। स्क्राइब की अहम सलाह है, तेजी से लिखें, लिखते वक्त एडिटिंग का ख्याल भी मन में ना लाएं, बिल्कुल नहीं। और जब तक पूरा ड्राफ्ट खत्म ना हो जाए, रुके नहीं। लिखते समय एडिट करना ही अटकने और रफ्तार खोने का सबसे पक्का रास्ता है। नायरा पब्लिशर्स भी यही कहता है, बस पूरा करो, परफेक्ट बाद में देखेंगे। ये खराब लिखने की इजाजत वाली बात, ये सुनने में अच्छी लगी। अक्सर लेखक यहीं फंस जाते हैं कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है, अपनी आवाज या वॉइस वो कैसे ढूंढे? इस पर स्क्राइब मीडिया के कुछ अच्छे विचार हैं, सुना है? हाँ, और उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि आवाज कहीं बाहर से ढूंढनी नहीं पड़ती, उसे बस बाहर आने देना होता है। वो पहले से आपके अंदर मौजूद है। मुश्किल तब होती है जब हम किसी और लेखक की तरह लिखने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती। आप कभी मैल्कम ग्लैडवेल नहीं बन सकते, नहीं अरुंधति रॉय, आप सिर्फ आप बन सकते हैं। स्क्राइब इसके लिए 2 मानसिक तरीके सुझाता है। पहला, कल्पना करें कि आप किसी अच्छे दोस्त से आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और उसे कुछ समझा रहे हैं। इससे क्या होता है कि बनावटी मन कम हो जाता है और ध्यान पाठक की समझ पर जाता है। दोस्त से बात करना। और दूसरा तरीका? दूसरा फ्रेम है, कल्पना करें कि आप किसी अजनबी की मदद कर रहे हैं जो ठीक उसी दर्द या समस्या से गुजर रहा है जिससे आप गुजर चुके हैं। ये आपको और ज्यादा पाठक केंद्रित बना देता है, आपके अंदर की सहानुभूति जगाता है और लिखने का डर कम करता है। जॉन स्टीनबेक की वो मशहूर सलाह याद रखने लायक है, हमेशा किसी एक पाठक को ध्यान में रखकर लिखे, पूरी भीड़ के लिए नहीं। जब आपका ध्यान पाठक की जरूरत पर होगा तो आपकी अपनी स्वाभाविक आवाज अपने आप निकल कर आएगी। ये बहुत व्यवहारिक सलाह है, पाठक पर ध्यान देना। स्क्राइब ने नॉन फिक्शन लिखने के कुछ ठोस सिद्धांत भी बताए हैं, है ना? कुछ प्रिंसिपल्स। हाँ, 4 मुख्य सिद्धांत जो किसी भी नॉन फिक्शन लेखक के लिए बड़े काम के हैं, मुझे लगता है। पहला, संक्षिप्त रखें, मेक इट शॉर्ट। जहां तक हो सके छोटे अध्याय, छोटे पैराग्राफ, छोटे वाक्य और छोटे आम बोलचाल के शब्द इस्तेमाल करें। संक्षिप्तता से स्पष्टता आती है। दूसरा, सरल रखें, मेक इट सिंपल। भारी भरकम भाषा या मुश्किल शब्दों से बचें। जटिल विचारों को भी सरल भाषा में समझाया जा सकता है। कहा भी जाता है ना कि अगर आप किसी चीज को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते तो शायद आप उसे खुद भी ठीक से नहीं समझे हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष रहें, मेक इट डायरेक्ट, सीधी बात कहें। एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें, जैसे लिखें, रमेश ने चिट्ठी लिखी, ना कि चिट्ठी रमेश द्वारा लिखी गई थी। हर वाक्य का अर्थ साफ होना चाहिए। और चौथा, सबसे जरूरी, पाठक के बारे में सोचें, मेक इट अबाउट द रीडर। अब जो कुछ भी लिख रहे हैं, हर पैराग्राफ, हर कहानी, हर आंकड़े के बारे में खुद से पूछें, इससे पाठक का क्या लेना देना, उनके लिए इसमें क्या है। अगर जवाब साफ नहीं है तो शायद वो हिस्सा किताब में जरूरी नहीं है, हटा दीजिए। और हाँ, एक और आम समस्या, लिखते लिखते अटक जाना, राइटर ब्लॉक। स्क्राइब का मानना है कि इसके पीछे अक्सर कोई ना कोई डर छिपा होता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, डर कि आपका विचार बकवास है, वगैरह वगैरह। स्क्राइब की सलाह है, ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं असल में किस चीज से डर रहा हूँ। डर को पहचान लेना ही उसे दूर करने का पहला कदम है। डर को पहचान लिया, मान लीजिए, लेकिन फिर भी शब्द नहीं सूझ रहे हैं तो क्या करें? तब क्या उपाय है? स्क्राइब कुछ और व्यवहारिक तरीके भी सुझाता है। एक बड़ा दिलचस्प तरीका है बोलकर विचारों को बाहर निकालना। जैसे आप किसी दोस्त को बता रहे हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उनका कहना है कि स्पीकर ब्लॉक जैसी कोई चीज नहीं होती, आप हमेशा बोल तो सकते हैं, है ना? दूसरा, उठकर कुछ और करने लगें, टहलने चले जाएं, गाने सुन लें, बच्चों के साथ खेलें। दिमाग को उस विषय से हटाना कई बार अटकी हुई गाड़ी को धक्का दे देता है। तीसरा, माहौल बदलें, अगर घर पर नहीं लिख पा रहे तो किसी कॉफी शॉप या लाइब्रेरी में जाके देखें। और चौथा, कभी कभी बस लिखते रहना होता है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न लगे। गति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। लीजिए, मान लेते हैं कि इन सब तरीकों से आखिरकार वो वॉमिट ड्राफ्ट पूरा हो ही गया। ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। स्क्राइब कहता भी है, अब जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें, और ये ज़रूरी भी है मुझे लगता है। फिर
उनका सुझाव है कि कम से कम 1 या 2 हफ्ते का ब्रेक लें, पांडुलिपि को उठाकर कहीं रख दें और उसके बारे में सोचे भी नहीं। इससे जब आप वापस आएंगे तो उसे ताज़ी नज़रों से देख पाएंगे। इसके बाद शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल चरण, संशोधन और संपादन का, रिवीजन और एडिटिंग। इसका सही तरीका क्या है? संपादन शुरू करने से पहले स्क्राइब एक बार फिर हमें पाठक को याद रखने की सलाह देता है। उनका कहना है कि मानकर चलिए कि आपका पाठक अधीर है, इम्पेशेंट है, उसके पास समय कम है, वो स्वार्थी है, सेल्फिश है, यानी वो जानना चाहता है कि इस किताब में उसके लिए क्या है, और वो आपके विषय के बारे में शायद आपसे बहुत कम जानता है, इग्नोरेंट है। इस मानसिकता के साथ जब आप संपादन करेंगे तो आप ज्यादा निर्ममता से फालतू चीजें हटा पाएंगे। स्क्राइब ने संपादन को 3 मुख्य चरणों में बांटने का सुझाव दिया है। अच्छा, 3 चरण। तो पहला चरण क्या है? पहला है संरचनात्मक संपादन, स्ट्रक्चरल एडिट, जिसे स्क्राइब मेक इट राइट कहता है। इसमें आप पूरी किताब को बड़े स्तर पर देखते हैं, मैक्रो लेवल पर। क्या सारी जरूरी जानकारी किताब में है? क्या कुछ छूट गया है? क्या अध्यायों का क्रम सही है? क्या किताब की पोजीशनिंग और मुख्य संदेश स्पष्ट है? ये ढांचे को ठीक करने जैसा है, इससे पहले कि आप दीवारों पर पेंट करें। ठीक है, ढांचा सही हो गया, स्ट्रक्चर ठीक है। अब अगला कदम। और दूसरा है पंक्ति दर पंक्ति संपादन। ये ज्यादा बारीक काम है, माइक्रो लेवल का। इसमें आप हर अध्याय, हर पैराग्राफ और हर वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। स्क्राइब यहाँ कुछ सवाल पूछने का सुझाव देता है, जो हमने पहले लेखन सिद्धांतों में भी सुने थे। क्या मैं अपनी बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ? क्या ये वाक्य, पैराग्राफ, अध्याय सचमुच जरूरी है? क्या इसे और छोटा किया जा सकता है? क्या इसे और सरल बनाया जा सकता है? क्या इसे और सीधा डायरेक्ट कहा जा सकता है? ये सवाल आपको हर शब्द और हर वाक्य को कसौटी पर कसने में मदद करते हैं। और तीसरा चरण, जिसके बारे में आपने कहा था कि उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो क्या है? अपनी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को जोर से पढ़ें, शब्द दर शब्द, जैसे आप किसी को सुना रहे हों। ऐसा करने से वे अटपटे वाक्य, खराब लय और व्याकरण की छोटी-मोटी गलतियां तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, जो चुपचाप पढ़ते हुए हमारी आंखों से बच निकलती हैं। अगर कोई वाक्य आपको जोर से बोलते हुए अटपटा लग रहा है, तो समझिए कि पाठक को पढ़ते हुए भी वो अटपटा ही लगेगा। स्क्राइब तो यहाँ तक कहता है कि चाहे तो इसे रिकॉर्ड कर लें और सुने या किसी दोस्त को सुनाएं। बहुत फर्क पड़ता है इससे। ये तीनों चरण तो समझ आ गए, स्ट्रक्चरल, लाइन बाय लाइन और जोर से पढ़ना। लेकिन एक बड़ा सवाल, संपादन रोके कब? स्क्राइब ने संपादन के दुष्चक्र या एडिटिंग डेथ स्पाइरल का जिक्र किया था। ऐसा ना हो कि लेखक सुधार करते करते कभी किताब पूरी ना कर पाए। ये एक बहुत बहुत वास्तविक खतरा है, सच में। लेखक परफेक्शन की तलाश में हमेशा कुछ न कुछ बदलते रह सकते हैं। इसके लिए स्क्राइब का एडिट स्टॉप क्विज बड़ा काम का है। कुछ से ईमानदारी से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या ये वो सबसे अच्छी किताब है जो आप अभी इस समय अपनी वर्तमान क्षमता और ज्ञान के साथ लिख सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो बस रुक जाइए, काम पूरा हुआ। दूसरा, अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल पूछिए, इसे बेहतर बनाने के लिए आप अभी कौन सा ठोस निश्चित कदम उठा सकते हैं? अगर आपके पास कोई स्पष्ट जवाब है, जैसे मुझे अध्याय 3 में और उदाहरण जोड़ने हैं या परिचय को ज्यादा आकर्षक बनाना है, तो वो काम करें। लेकिन अगर जवाब कुछ अस्पष्ट है, जैसे मुझे एक बेहतर लेखक बनना होगा या मुझे इस पर और सोचने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि अब रुकने का समय आ गया है। आप अनंत काल तक सुधार नहीं कर सकते। मशहूर लेखक सेथ गॉर्डन का कथन याद आता है, उत्तम अच्छे का दुश्मन है, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। और लियोनार्डो दा विंची ने सदियों पहले कहा था कि कलाकृतियां और किताबें भी कभी पूरे नहीं होती, उन्हें बस एक बिंदु पर छोड़ना पड़ता है, अबैंडन करना पड़ता है। द राइट प्रैक्टिस भी इसी बात पर जोर देता है। लिखना और संशोधन तब तक न रोकें जब तक ये हो न जाए, लेकिन समझें कि एकमात्र असफलता बीच में छोड़ देना है। एक समय आता है जब आपको कहना पड़ता है, बस ये हो गया। तो अगर हम पूरे सफर को संक्षेप में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पहले अपने दिमाग को और अपने काम करने के तरीके को तैयार करें, अनुशासन लाएं। फिर अपने विचार को तराशें, उसे पहना करें और एक ठोस योजना बनाएं। एक अच्छी रूपरेखा के साथ किताब का ढांचा खड़ा करें। तेजी से बिना खुद को रोकते हुए पहला वॉमिट ड्राफ्ट लिखें।
फिर धैर्य और ध्यान से चरणों में पाठक को ध्यान में रखते हुए संशोधित करें, एडिट करें और आखिर में ये समझें कि कब रुकना है और अपनी रचना को दुनिया में जाने देना है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि नायरा पब्लिशर्स याद दिलाता है, किताब लिखना एक मैराथन दौड़ है। 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं, इसमें लगातार लगे रहना पड़ता है। प्रक्रिया और अनुशासन वो जो क्षणिक प्रेरणा आती जाती रहती है या जिसे लोग प्रतिभा कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। स्क्राइब मीडिया भी बार बार इसी अनुशासन पर जोर देता है। हाँ, और ये चरणबद्ध तरीका अपनाने का सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि ये किताब लिखने जैसे बड़े डरावने लगने वाले काम को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। इससे ये उन लोगों के लिए भी संभव हो जाता है जो सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है या जिन्हें अपनी लेखन प्रतिभा पर शक है। कोई भी कर सकता है अगर प्रोसेस फॉलो करे। चलिए, आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। हमने आज जिन स्रोतों पर बात की वे सभी किताब को लिखने की प्रक्रिया पर बहुत गहराई से ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि एडिटिंग तक। लेकिन उस पल के बाद क्या होता है जब मैन्युस्क्रिप्ट तकनीकी रूप से पूरी हो जाती है? एक लेखक जिसने महीनों या शायद सालों तक अकेले में एक निर्माता, एक क्रिएटर की भूमिका निभाई है, वो अचानक से एक प्रमोटर बनने के भावनात्मक और व्यावहारिक बदलाव को कैसे संभालता है? इतनी मेहनत, इतना दिल लगाकर बनाई चीज को दुनिया के सामने रखना, उसकी आलोचना सुनने के लिए तैयार होना, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह का सफर है ना, जिसके अपने उतार चढ़ाव हैं। इस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।